दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे हम थोड़ा वो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको एक दिन के लिए रोकेंगे। हालांकि हमने पहले वो एपिसोड बना लिया था, लेकिन उसको एन आखिरी मौके पे हमने रोक लिया। कोल्हापुर का किस्सा आपको सुनाने वाले थे, वो कल सुनाएंगे। लेकिन आज एक बड़ी घटना मुंबई में होती है जिसमें लगता है कि एक बार फिर शायद अंडरवर्ल्ड दस्तक देने लगा है। मुंबई के एक चौराहे पे फिर चली हैं गोलियां, और वो गोलियां लगती हैं एक सदरुद्दीन खान नाम के शख्स को। कौन है ये सदरुद्दीन? दोस्तों, बहुत पुराना पापी है। जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपनी चरम सीमा पे था, जोरों पे था, तो मुंबई डॉक्स में एक बहुत बड़ा गोदी में धंधा चलता था जिसको कहते थे तेल का धंधा, ऑयल माफिया। एक गैंगस्टर्स का माफिया और एक तेल का माफिया। ये लोग क्या करते थे, समुंदर से, हाई सीज, बीच समुंदर, जो बड़े बड़े जहाज़ बाहर से आते हैं मुंबई डॉक्स में सामान लेके, या कमर्शियल जो नेवी के जहाज़ आते हैं दूसरे देशों को, उनकी बात नहीं है। जो कंटेनर लेके आते थे, 10 सवारियाँ लेके आते हैं, वो उनकी बात है। बहुत सारे जहाज़ मुंबई की बंदरगाह पे रोज़ लगते हैं, और बड़े जहाज़ होते हैं। उनका जो इंजन जो चलता है वो डीजल से चलता है। तो जो जहाज़ों के वर्कर होते हैं, कैप्टन हुआ, इंजीनियर हुए, दूसरे हुए, जो कंटेनर शिप होते हैं उनमें स्टाफ कम होता है। जो पैसेंजर शिप होते हैं उन पे स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। तो पैसेंजर शिप पे ऐसी करतूत करनी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कमर्शियल शिप पे स्टाफ कम होने की वजह से सब स्टाफ वाले मिलके मिली भुगत कर लेते हैं और चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये डीजल का जो स्मगलिंग होती थी, पिलफरेज होती थी, इसका फायदा सोने की तस्करी से भी ज़्यादा होता है। आप सबको मालूम है, जिनके पास गाड़ियां हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, असल में डीजल की जो कीमत है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस इतने हैं जो 2 गुना ज़्यादा से भी टैक्स होते हैं। उस ज़माने में जो डीजल की कीमत 15-20 रुपए पर लीटर होती थी, वो पेट्रोल स्टेशन पे या गैस स्टेशन पे वो 50 रुपए का मिलता था। मतलब 20 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए में मिल रही है, 30 रुपए का फ़र्क। इससे कई बार इससे ज़्यादा भी होता था। खैर, तो डीजल तस्करों ने एक बहुत बड़ा गैंग बनाया जिसका सबसे बड़ा सरगना था मोहम्मद अली अबू बकर, जिसको ऑयल किंग कहा जाता था, किंग ऑफ द इलीगल डीजल ट्रेड। सैकड़े हजारों करोड़ की संपत्ति उस आदमी ने बनाई। कर हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो एजेंसीज का काम होता है, अधिकारियों का काम होता है देखना, पर इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था। अब वो बड़े हैरान हो गए कि समुंदर का अंदर से डीजल ला के वो जाता कहाँ था, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये सदरुद्दीन की बात कर लें, जो कल मुंबई से जो चैम्बूर का इलाका है, वहाँ पे डायमंड गार्डन एरिया है, गोवंडी का सिग्नल है, वहाँ की उसकी SUV गाड़ी, जहाँ तक मुझे याद है एक ज़माने में पहले उसके पास पजेरो गाड़ी हुआ करती थी। अब कौन सी थी पता नहीं, पुलिस ने इसका कोई जायज़ा नहीं दिया है, इसकी जानकारी नहीं दी है। वो अपनी गाड़ी में मुंबई से बेलापुर, जो न्यू बॉम्बे के पास, वहाँ जा रहा था। तो 2 लड़के
एक स्कूटी पे आते। आजकल स्कूटियाँ चली हैं जो बिजली से चलती, डीजल से, पेट्रोल से नहीं चलती। उस पे दो लड़के आते हैं। जब इसकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे खड़ी होती है तो गोलियां चलाती हैं जो इसको लगती हैं और वो स्कूटी वाले लड़के फरार हो जाते। एक ज़माना था जब अंडरवर्ल्ड के शूटर अच्छे तेज भागने वाले मोटरसाइकिलों पे आते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि किलर्स ने स्कूटी का इस्तेमाल किया जो सस्ती सी आ जाती है। 1 लाख की 3-4 स्कूटी आ जाती, जबकि एक मोटरसाइकिल अच्छा आपने लेना हो तो 2-2.5 लाख का आता है। खैर, तो ये सदरुद्दीन खान के ऊपर गोलियां चला के चले जाते हैं और ये सदरुद्दीन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे उसकी हालत स्टेबल बताई जाती है, स्थिर बताई जाती है, मतलब बच गया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये है कौन सदरुद्दीन खान। जो रिपोर्ट्स हमने मीडिया में पढ़ी 2-4, उनमें सिर्फ इतना बताया गया कि ये ऑयल माफिया का सरगना था एक समय पे, बस। लेकिन शायद आज की जनरेशन को ये पता नहीं कि ऑयल माफिया, तेल माफिया क्या होता है। इसलिए मैं आपको ये भूमिका दे रहा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है। माफिया, अंडरवर्ल्ड, उन्हीं के क्षेत्र में जाता है जहाँ बहुत बड़ा पैसा बहुत आसानी से और जल्दी कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोने की स्मगलिंग करते हो तो आपको 12%, 15%, 18% भी प्रॉफिट हो जाता है। इसके ज़्यादा नहीं होता था, आजकल भी नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान में सोने की और बाहर से आए सोने की प्राइसिंग में फ़र्क है। इंडिया में, हिंदुस्तान में टैक्सेस कुछ लगाए गए हैं सोने के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, वो उसकी कीमत और इंटरनेशनल जो प्राइस है, जो दुबई से, बैंकॉक से, सिंगापुर से कहीं से गोल्ड आता है, उसकी और भारत की प्राइस में 18-20% का फ़र्क है। तो स्मगलिंग का सोना लाने में 3-4-5% खर्चा हो जाता है। ले दे के स्मगलरों को आगे रिश्वत भी देनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है, सब खर्चे निकाल के 10% बच जाता है। मतलब अगर आपने कोई लंबा चौड़ी रेगुलर आप गेम खेलते हो तो आपको 1 करोड़ पे 10 लाख का फ़ायदा हो जाता है। अगर आपने 10 करोड़ का सोना, 100 करोड़ का सोना निकाल लिया साल 2 साल में, तो आपको 10 करोड़ की आमदन हो जाती है। तो ये एक रेगुलर बिजनेस है जो चलता रहता है और आपकी आमदनी बनती रहती है। अब होता क्या था, डीजल जो चोरी किया जाता था, खरीदा जाता था, जिसकी स्मगलिंग होती थी, वो कैसे होती थी, हमने शायद बहुत पहले, 2-2.5-3 साल पहले एपिसोड बनाया था। जहाज मुंबई के बंदरगाह के थोड़ा दूर रुकता है, कमर्शियल, या जिसको हम लोग मर्चेंट शिप कह देते हैं। उसके अंदर जो बड़े टैंक होते हैं, 3-3, 4-4 इंजन होते हैं जहाज़ का साइज़ को लेके, तो वो लोग अपना कई बार 1 इंजन बंद करके या 2 इंजन बंद करके इस तरीके से डीजल बचा लेते थे अपने खातों में। कहते थे इतना डीजल लग गया, और जो डीजल बचाते थे उसको मुंबई में बेच देते। तो ये ऑयल माफिया, जिसमें मोहम्मद अली, अबू बकर, सदरुद्दीन खान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर गोलियां चली मुंबई में, और इनका एक तीसरा पार्टनर था चांद मदार। अभी थोड़े बरस पहले उसकी डेथ हुई। इनके साथ कुछ और लोग भी थे, एक नर्सिया था, कुछ और था, इस किस्म के लोग। तो ये इनका धंधा बहुत ज़ोरों से चलता। मुंबई के कोस्ट से, समुद्र के तट से किश्तियाँ जाती थी, फिशरमैन वाप की, जहाँ बड़ी डाउस, और वो बीच समुद्र उस बड़े जहाज़ के पास जाके रुकती थी।
इन बोट्स के अंदर बड़े टैंक्स रखे होते थे, ड्रम रखे होते थे, और उस बाहर के जहाज़ का डीजल पाइप के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता था और उनको वापस कोस्ट पे जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ लाया जाता है। और वहाँ दोस्तों वो ऐसा एरिया है, मुंबई के साथ साथ जितना कोस्ट है वहाँ बहुत सारे फिशरमैन बोट्स भी लगी रहती, मच्छी पकड़ने वाले, जो बड़ी बोट्स भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। देखने में आपको छोटी लगती होगी, लेकिन 8-8, 10-10 आदमियों को रहने का बंदोबस्त होता है। बड़े इंजन होते हैं, हाई स्पीड भी होते हैं, हाई सीज में जाती हैं मच्छी पकड़ने। कई के दिन उनको समुद्र में रहना पड़ता है तो डीजल की ज़रूरत पड़ती। हालांकि उनको वो डीजल जो सरकार देती है मछली पकड़ने वाली बोट को, डीजल वो सब्सिडाइज रेट्स पे दिया जाता है, थोड़ा सस्ते भाव पे दिया जाता है। उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मछली मार संघ बने हुए हैं, उनके थ्रू उनको डीजल दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल जहाज़ों से ख़रीदा जाता है वो डीजल बहुत सस्ता हो। अब ये बहुत बड़ा रैकेट था। जो सस्ता डीजल सरकार की कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम इनको देती थी, वो ये कंपनियां जो सोसाइटीज़ बनी हुई थी ये मार्केट में बेच देते थे महंगे भाव पे। तो थोड़ा सस्ता करके इनको जो 50 रुपए का अंदाज़ा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जिनको 50 रुपये लीटर मिला वो 60 रुपये दे दिया। उसकी मार्केट में कीमत 80 रुपये थी तो इनको 20 रुपये 1 लीटर के बच जाते। पुराने ज़माने में इनको जो 30 रुपये लीटर मिला वो मार्केट में 50 रुपये का बेच देते थे, फिर 20 रुपये कमा लेते थे। उसकी कीमत पेट्रोल पंप पे जाते थे, आप जब डीजल पर लेने तो आपको महंगा पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा चेन थी जिसमें सरकारी अफसर, एक्साइज वाले, कस्टम वाले, DRI वाले, कई लोग मिले होते थे। बहुत बड़ा रैकेट था, वो भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों फ़ायदा दोनों तरफ से होता था। जो सरकार की तरफ से आपको सस्ता डीजल मिलता था उसको तो आप शहर में बेच देते थे, और जो बाहर के जहाज़ों से सस्ता डीजल लाते थे बोट में, वो डीजल इन मच्छी मारों की किश्तियों को दे दिया जाता था, उससे वो अपना काम चला लेते थे। तो ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी चल रही थी। हज़ारों को कहा जाता है कि उस ज़माने में, सस्ते ज़माने में 10,000 करोड़ का बिजनेस हर महीने होता था ऑयल का, डीजल का, जिसमें मोहम्मद अली डीजल किंग बन गया। और उसके साथ ये सदरुद्दीन खान और इसका साथी चांद मदार, मैं दोनों को जानता हूँ। 2007-8 की बात है, हमने एक एपिसोड बनाया था सलीम खबरी के ऊपर, जिसको सलीम लंगड़ा भी कहते थे। लंगड़ा नहीं था, उसके पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी थी, थोड़ा सा लगड़ा के चलता था, लेकिन नाम पड़ जाता है किसी का भी। वो बहुत पसंद किया था लोगों ने एपिसोड, वो आप दोबारा भी देख सकते हो, सलीम लगड़ा, सलीम खबरी के ऊपर। तो उसका मुझे एक दिन फ़ोन आता है, मैं तभी DNA अखबार में काम करता था, कि भाई साहब 2 बड़े डीजल के स्मगलर हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं, आपको अच्छी खबर देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं ऐसे लोगों को बाहर तो कभी मिलता नहीं हूँ, ना उनके घर में जाता हूँ, ना दफ्तर में जाता हूँ, ना बाहर किसी प्राइवेट जगह पे बैठूँगा। उनको पूछो अगर वो प्रेस क्लब में आके मुझे मिल सकते हैं तो मैं मिल सकता हूँ, मुंबई का प्रेस क्लब में। तो 2-3 दिन के बाद सलीम का मुझे फ़ोन आया कि वो सदरुद्दीन तो नहीं माना, लेकिन चांद मदार आपको मिलना चाहता। ये दोनों पार्टनर थे, सदरू और चांद मदार। चांद मदार बहुत हट्टा कट्टा, बहुत मजबूत बॉडी का आदमी था। मतलब मुझे सलीम ने बताया कि अगर इसके जिस्म पे आप कोई चाकू वाकू से भी वार करो तो शायद चाकू टेढ़ा हो जाएगा, इसकी चमड़ी पे असर नहीं होगा। ऐसी बातें मुझे सलीम ने बताई थी।
और मैंने ये बात मदार को, चाँद को पूछी प्रेस क्लब में, तो उसने कहा कि ये बात सही है। उसने इतनी मेहनत की है सारी उम्र, अपनी पीठ पे, बस शरीर पे इतना वज़न उठाया है, इतना काम किया, अब शरीर जो है वो पत्थर जैसा हो गया। खैर, बहुत पैसा चाँद मदार ने कमाया है। मैंने, बताइए क्या बात है, क्या खबर देनी चाहते हैं आप? वो कहता है कि हमें कुछ पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोलते जो येलो गेट पुलिस स्टेशन है डॉग्स का, उसमें कुछ ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर और एसीपी या डीसीपी, जो हफ्ता बहुत मांग रहे हैं, काम थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो उनको एक्सपोज करना है रैकेट। हम बताते हैं कि पुलिस वाले कैसे पैसा कमाते हैं। मैंने कहा भाई साहब एक बात सुनिए चाँद भाई, गलत काम तो आप कर रहे हैं, अगर आप गलत काम करना छोड़ दो तो पुलिस वाले आपसे पैसा मांगना छोड़ देंगे। बोलता यही बात मैं आपको बताना चाहता था। बोलता हम मोहम्मद अली से दुखी होके, क्योंकि मोहम्मद अली की बहुत चलती है, वो सरकार दरबार सबके बहुत नज़दीक है, हमसे बहुत बड़ा आदमी है, तो हम ये धंधा बंद करना चाहते हैं, क्योंकि या पुलिस वाले धंधा बंद करवाना चाहते हैं, इस पर प्रेशर डालो तो हम ज़्यादा पैसा देके, लेकिन अब पानी नाक के ऊपर से जा रहा है तो हम बंद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले बंद नहीं करने दे रहे। बोलते हैं धंधा बंद करोगे तो हमको पकड़ के बंद कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात है। कोई बात नहीं, मैं बड़े पुलिस अफसरों से बात करता हूँ। बोलते कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम हर जगह जाके आ गए। मैं तो किया क्या जा सकता है? बोलता अभी इन्हीं लोगों ने सरकार के ऊपर अपना असर रसूख लगाकर हमारे खिलाफ, मीन चाँद मदार और सदरुद्दीन खान के ऊपर कॉफ़ी पोसा का ऑर्डर निकाल दिया, हमें अरेस्ट करके 1 साल के लिए कॉफ़ी पोसा के अंदर डिटेन किया जाना है। तो मैंने कहा उस ऑर्डर को तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बोलते चैलेंज करने के पहले हमें अरेस्ट होना पड़ेगा, उसके बाद हम बेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक रास्ता और है, अगर हमें पुलिस वाले तंग नहीं करें तो हम दूसरी किसी राज्य की हाई कोर्ट से, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ या और कोई हाई कोर्ट, उस ज़माने में कलकत्ता हाई कोर्ट बहुत ऑर्डर पास करता था, तो हमें समय चाहिए। तो मैंने कहा समय तो आपको पुलिस वाले दे सकते हैं, जो कोर्ट दे सकते, मेरे पास आप क्यों आए ये बताइए। बोलते आप को हम खबर ये देते हैं कि हम 2 केसेस में हमारी येलो गेट पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगती है, किसी स्मगलिंग के केस में, और हमारी हाजिरी लगती है। दूसरी तरफ हमारे खिलाफ कॉफ़ी पोसा का डिटेंशन ऑर्डर निकला हुआ है, तो ये पुलिस वाले हमें अरेस्ट करके कॉफ़ी पोसा के नीचे डिटेन क्यों नहीं करते? ये पुलिस की मिली भगत का सबूत है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने भी सोचा ये तो कमाल की स्टोरी है कि जिस पुलिस वाले को उनको अरेस्ट करना चाहिए, कि कॉफ़ी पोसा के नीचे इनको चाहिए 1 साल के लिए डिटेन करना है, इनकी हाजिरी तो लगवाते हैं लेकिन अरेस्ट नहीं करते। मैंने कहा मदार भाई, चाँद भाई ये बताइए पुलिस वाले इतने मेहरबान क्यों हैं? बोलते 1 लाख रुपया महीने का ले रहे हैं। उस ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर येलो गेट पुलिस स्टेशन का 1 लाख रुपया 1 महीने का चाँद से ले रहा था, 1 लाख रुपया महीना सदरुद्दीन से ले रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको पकड़ के कस्टम के हवाले नहीं करूँगा ताकि आप डिटेन हो सको। खैर मैंने कहा मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, सब डॉक्यूमेंट दीजिए, क्या आपके खिलाफ केसेस है, क्या है, कॉफ़ी पोसा का ऑर्डर दीजिए, मैं पढ़ूँगा, मैं करूँगा। दोस्तों हमारी इस मीटिंग की खबर उस पुलिस इंस्पेक्टर को लग गई, येलो गेट के 3 स्टार इंस्पेक्टर था। उसने मेरे जान पहचान वाले एक इंस्पेक्टर के साथ मुझे मीटिंग पे बुलाया कि आपके सर मिलना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है बताइए। वो पुलिस ऑफिसर था, उसको मैं कहीं भी मिल सकता था। तो चर्च गेट के पास एक सम्राट होटल जो कुछ इस किस्म का एक होटल है, इरोस थिएटर के बैक साइड में थोड़ा आगे जाके, कोई इस किस्म का कोई नाम उसका रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा खाना वहाँ पे, पहले भी हम लोग कई बार वहाँ खाना खा चुके। तो उसके फर्स्ट फ्लोर, उसके अंदर एक सीढ़ी भी चढ़ती है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे बार बार उनका था। तो वहाँ पे मीटिंग फिक्स होती, मैं वहाँ पे गया। इंस्पेक्टर साहब यूनिफॉर्म में वहाँ बैठे हैं और बातचीत करते हैं कि देखिए आप इस मामले में मत पड़िए, आपने कोई खबर छाप दी तो एक तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा और ये दोनों लोग अंदर चले जाएंगे। साल के बाद 1 साल और भी लगाना पड़ सकता है, 2 साल भी अंदर रहेंगे, तो हम इनको बंद करवा देंगे। तो हम चाहते हैं आप इसमें दखल मत दीजिए। मैंने कहा यार ये तो धमकी दे रहे हो मुझे, मैं आपसे कौन सा कोई पैसे ले रहा हूँ, हफ्ता ले रहा हूँ, पैसे तो आप ले रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं ये खबर नहीं छापूँ। खैर दोस्तों थोड़ी देर के बाद चांद वहाँ पे आ जाता है। देखिए कैसी मिली भगत सबकी। तो चांद आके मुझे बोलता है कि सर हमारी आपसे मुलाकात हुई, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खबर मत छापो, ये नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे जी पुलिस वाले। खैर दोस्तों उसके बाद 2008 में मुंबई में टेरर अटैक होता है, जो अजमल कसाब और ये लोग आके मुंबई में मौत का खेल खेलते हैं। उसी खेल में वो इंस्पेक्टर की मौत हो जाती। वो इंस्पेक्टर जो डीजल स्मगलरों से लाख रुपए महीने का लिया करता था, उसमें से उसके पास पता नहीं बेचारे कितना, उसका ऊपर वाले भी लेते होंगे, उसके पास कोई 10, 15, 20 हज़ार बचता होगा, बाकी ऊपर तक चला जाता होगा, बांटा जाता था पूरे पुलिस स्टेशन में, डॉक्स में। उसके बाद उसकी बदली भी हो गई थी, वहाँ से वो रेलवे में आ गया था। रेलवे में आके वो अजमल कसाब की गोलियों से बेचारा मारा गया। मेरी हमदर्दी उस परिवार के साथ, वो शहीद बन गया। बहुत बड़ा रकम मिली, फ्लैट मिला, सब मिला। सो दोस्तों ये वो लोग हैं, ये सदरुद्दीन वो है जो तेल माफिया का सरगना था। अब उसके बाद सख्तियाँ हुई, वो स्मगलिंग रैकेट थोड़ा कम भी हुआ, तो ये भाई साहब बिल्डर बन गए। अब मुंबई में बिल्डिंगें बनाते हैं। और अब क्या झगड़ा हुआ, इनके ऊपर गोलियां चली लेकिन बच गए। इन बीच में आपको एक 2013 का किस्सा ही बता देता हूँ। इसी सदरुद्दीन की बेटी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका किसी एक बाटली वाला फैमिली के लड़के के साथ इश्क हो जाता है। वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, लेकिन घर में नहीं बताते, चुपके से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद वो लड़का अपने माँ बाप के पास रहता है और ये लड़की अपने पिता और माँ के साथ सदरुद्दीन के घर पे रहती। अचानक सदरुद्दीन और इसकी वाइफ नोटिस करते हैं कि हमारी लड़की तो प्रेग्नेंट नजर आ रही है। तो जब सवाल जवाब किया तो उसने बता दिया कि मैं तो उस लड़के के साथ शादी कर चुकी हूँ, आपके डर से मैं उसके घर पे नहीं रहती थी। तो खैर कहानी कुछ और भी है, हम उसमें नहीं जाते। अल्टीमेटली सदरुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी, उसको दुबई भेज दिया। उधर वो लड़के ने भी ये सोच के कि अब वो लड़की दुबई चली गई, अब कहाँ वापस आएगी, उसने भी दूसरी शादी कर ली। तो 2013 में ये कहानी बहुत पहले की है, इसका क्लाइमैक्स 2013 में आता है। वो लड़की वापस दुबई से किसी तरीके से गोवा घूमने आती है अपनी दुबई वाली फैमिली के साथ, और वहाँ से भाग के वो अपने पुराने दोस्त बाटली वाला के पास पहुँच जाती। अब जिस बात की खबर सदरू को लगती है, ये आग बबूला हो जाता है। अपने 10-12 साथी लेके, 2 गाड़ियाँ लेके बैंड्रा में बाटली वाला के घर में पहुँच जाता है और अपनी लड़की को उठा के ले आता।
उसका केस भी हुआ, केस भी चला, बाद में क्या हुआ पता नहीं है। तो ये अंडरवर्ल्ड के पुराने किस्से जो हमने बहुत करीब से देखे हुए। अब इस केस का आगे जो लोग स्कूटी वाले थे, कौन थे, किसने भेजा था, वो फैमिली डिस्प्यूट का कोई मामला था, जो कोई और मामला था, या अंडरवर्ल्ड दोबारा सर उठाने लगा है मुंबई में, फिर गोलियां चलने लगी हैं सड़कों पे, ये अब जांच का विषय है। 2-4 दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।